Hello everyone and welcome to my YouTube channel Brain Snippers. आज हम बात करेंगे CAA एंड NRC की अ कंप्लीट डिटेल अबाउट CAA एंड NRC। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें जो भी आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो भी क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में बारीकी से डिस्कस करेंगे और जानेंगे। सो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। भारत में नागरिकता संशोधन कानून दैट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 10 जनवरी 2020 को लागू हुआ। 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। दोस्तों, मैंने जो भी आपको बताया है या जो भी मैं आपको बताऊंगी, आप प्लीज़ उसे नोट कीजिए, लिख लीजिए या फिर इस वीडियो को कम से कम 2 बार देख लीजिए ताकि आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सब एक बार में याद हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लोकसभा में पास होने वाला 126वां संशोधन बिल है। याद रखिएगा, 126वां। कौन सा है ये? 126 126वां संशोधन बिल है। इस बिल को लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह जी ने पेश किया था। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि CAA क्या कहता है। सो अकॉर्डिंग टू CAA, हिंदू जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन एंड बुद्धिस्ट who came to India from Pakistan, Bangladesh, Afghanistan till December 31st, 2014 will be granted Indian citizenship. अब इसमें आपको ये पूछा जाएगा कि CAA में कितनी कम्युनिटीज़ को नागरिकता प्रदान करने के बारे में कहा गया है, तो आपका आंसर होगा 6 कम्युनिटीज़ को। यदि पूछा जाए कि कौन कौन सी कम्युनिटीज़ आएंगी उसमें, तो आपको ये 6 के नाम पता होने चाहिए: हिंदू, जैन, पारसी, सिख, क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट। ठीक है। अब यदि आपसे ये पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत किन किन देशों के अल्पसंख्यक को नागरिकता देने का निर्णय किया गया है, तो आंसर होगा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान। याद रखिएगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान 3 ही कंट्रीज़ हैं। ठीक है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, तो उसका आंसर होगा 31 दिसंबर 2014। एक ही स्लाइड इस एक्ट से रिलेटेड है, तो आपको इन सब के बारे में भी पता होना चाहिए। यदि कहीं पे भी क्वेश्चन आता है कि CAA क्या है, CAB क्या है, NRC क्या है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए छोटा छोटा डिफरेंसेस क्रिएट कर दिया जाता है और फिर आप मिस्टेक कर देते हैं, इसलिए इसे नोट करके रख लीजिए और ध्यान रखिए। CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, CAB सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगी कि एक्ट और बिल में क्या अंतर होता है। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इसे याद कर लीजिए। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, NRIC नेशनल रजिस्ट्रेशन आइडेंटिटी कार्ड, ILP इनर लाइन परमिट। ओके, तो आपको ये सारे ही याद रखना। बात करते हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 की। सिटीजनशिप एक्ट 1955 टेल्स अबाउट एक्यूशन ऑफ सिटीजनशिप। मतलब ये इंडिया में सिटीजनशिप किस बेसिस पे, किस आधार पे दी जाती है, उसके बारे में बताता है। ठीक है। तो इंडिया में जो सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है वो 5 बेसिस है उसके, 5। ठीक है। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, मतलब जन्म के आधार पर नागरिकता। दूसरा है सिटीजनशिप बाय डिसेंट, मतलब वंशानुक्रम, रक्त के आधार पर नागरिकता।
तीसरा है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा नागरिकता। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, दैट मीन्स देशीकरण द्वारा नागरिकता। और पांचवी है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब क्षेत्र संविष्टि द्वारा। इसका मतलब ये है कि जब इंडिया यदि किसी क्षेत्र पर कब्जा करता है या उसे जीत जाता है, मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस पर इंडिया विजय प्राप्त करता है या इस क्षेत्र को जीत लेता है या इस पर कब्जा कर लेता है, तो यहाँ रहने वाले जितने भी नागरिक हैं उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप मिल जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा CAA है उसके अकॉर्डिंग जो नागरिकता दी जाएगी वो किस आधार पर दी जाएगी, वो है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। ठीक है, दैट इज देशीकरण द्वारा नागरिकता। यदि आपसे पूछा जाए कि नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया के तहत या किस प्रक्रिया से मिलेगी, तो आपको आंसर देना है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, दैट इज देशीकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि NPR किस नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत आता है, किसके अंडर आता है, तो आपको बताना है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी के अंडर आता है NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। ठीक है, चलिए यदि सिटीजनशिप की बात हो ही रही है तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि सिटीजनशिप नागरिकता हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में बताई गई है। ठीक है, और आर्टिकल कौन से हैं, 5 से 11। ठीक है, आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में हमें बताता है। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में बताया गया है। ओके, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, जिसमें से जो आर्टिकल 11 है कि संविधान में नागरिकता संबंधित जो कानून बनाने का अधिकार है वो इसमें दिया गया है आर्टिकल 11 में। ठीक है, याद रखिएगा करके, जो सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी नियम या कानून बनाने का अधिकार है वो किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 11 में। सिटीजनशिप की यदि बात की जाए तो वो आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है, और ये किस में दिया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के भाग 2 में। ठीक है, संविधान के भाग 2 में। भारत में कौन सी सिटीजनशिप चलती है, यदि पूछा जाए कि भारत में किस तरह की नागरिकता प्रदान की गई है, तो एकल नागरिकता। ठीक है, एकल नागरिकता मतलब सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और ये सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है, इंग्लैंड से। ठीक है, और यदि आपसे ये पूछा जाए कि भारत में प्रवासियों को अब 11 साल की बजाय कितने साल रहने पर नागरिकता मिल जाएगी, यदि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे 5 साल के लिए। ठीक है, इसे चेंज कर दिया गया है और अब इसे घटाकर 5 साल कर दिया गया है। पहले 11 साल थी, अब 5 साल हो गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि पहले 11 थी और अब 5 हो गई है। ठीक है, 5 साल। यदि आपसे पूछा जाए कि नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955 कितनी बार संशोधित हो चुका है, इसमें संशोधन कितनी बार हुआ है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो टोटल है 6 बार। कौन कौन सा है उसमें, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और 2019, इंक्लूडिंग इस बार का टोटल 6 है। ठीक है, तो आपको डेट्स भी याद रखनी है, ईयर याद रखने हैं आपको, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 एंड 2019। ये 6 साल आपको याद रखने हैं क्योंकि इसमें सिटीजनशिप एक्ट को अमेंड किया गया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं कि एक्ट और बिल में क्या अंतर होता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि एक्ट और बिल में क्या डिफरेंस होता है। तो जो बिल होता है
जब ये पूरी विधायी प्रक्रिया से गुजरता है, विधायी प्रक्रिया मतलब जब ये लोकसभा से, राज्यसभा से, दोनों ही सदनों से, उच्च सदन और निम्न सदन दोनों से पास होता है, और जब इन दोनों सदनों से पास होने के बाद ये राष्ट्रपति के पास जाता है, तब जब राष्ट्रपति इसे साइन कर देते हैं, जब राष्ट्रपति की सिग्नेचर इस पे हो जाते हैं, तब ये एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है। तो जब ये बिल आया था तब इसे CAB का नाम दिया गया था, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। और जब 10 जनवरी 2020 को ये सिग्नेचर होके आ गया तो ये बन गया कानून, मतलब एक्ट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसलिए इसका नाम हो गया CAA। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। चलिए आगे बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स की। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करेंगे तो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 डेट्स हैं, ये तीनों ही डेट आपको रट जानी चाहिए। 9 दिसंबर 2019 ये बिल लोकसभा से पास हो गया 9 दिसंबर 2019 को। 11 दिसंबर 2019 को ये बिल राज्यसभा से पास हो गया, और 10 जनवरी 2020 को भारत में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया। ठीक है, 10 जनवरी 2020। तो 9, 11 और 10 ये दोनों डेट्स तो दिसंबर की है और 1 जनवरी की। ठीक है, ये तीनों ही डेट्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए आइए बात करते हैं हमारे पार्लियामेंट की। पार्लियामेंट के टोटल 3 हिस्से होते हैं। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के 3 हिस्से होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, यदि लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 81 में कहा गया है कि हमारे देश में एक लोकसभा होगी, और राज्यसभा की बात करें तो आर्टिकल 80 में लिखा हुआ है कि हमारे देश में एक राज्यसभा होगी। याद करना बहुत आसान है, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं 80, इसका नंबर पहले आएगा, और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, इसका नंबर बाद में आएगा, इसलिए 81। ठीक है, 80 और 81 आपको याद रखना है। यदि हम CAA की बात कर रहे हैं तो हमें लोकसभा, राज्यसभा, उन दोनों के आर्टिकल के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ज़रूरी है ये, और ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकसभा में जो बिल आया था वो कितने मतों से, कितने वोट उसमें पक्ष में पड़े, कितने वोट उसमें विपक्ष में पड़े। ठीक है, और कुल वोट कितने पड़े। तो यदि हम देखें कि टोटल वोट्स कितने थे तो 391, ये ऐसे ही नहीं है, ये पूछा जाएगा, इसलिए आपको ये फिगर्स याद होने चाहिए। टोटल वोट्स 391, टोटल वोट्स इन फेवर मतलब पक्ष में कितने वोट पड़े तो 311, और विपक्ष में कितने वोट पड़े तो 80। ठीक है, कुल वोटों की संख्या भी आपको पता होनी चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों की ही संख्या आपको मालूम होनी चाहिए। अब यदि लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा के स्पीकर के बारे में भी जान लीजिए कि लोकसभा के स्पीकर कौन है, ओम बिरला, और ये कब से बने हैं, 19 जून 2019 से। ठीक है, ये 17th लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, ओम बिरला जी, और ये BJP के हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं ये। अब बात करते हैं लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर की, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, GV मावलानकर, गणेश वासुदेव मावलानकर इनका पूरा नाम है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा में टोटल वोट्स पड़े हैं 220। ठीक है, 220। पक्ष में कितने वोट पड़े 125, और विपक्ष में 95। ठीक है, अब राज्यसभा की बात कर रहे हैं तो राज्यसभा में इनके चेयरमैन होंगे, और चेयरमैन कौन है, वेंकैया नायडू जी। ठीक है, ये हमारे उपराष्ट्रपति भी हैं। ओके, आगे बात करते हैं आर्टिकल 368 की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने यहाँ पे नोट की है, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 हमें संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में संशोधन के बारे में बताया गया है। ठीक है,
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसी में बताया गया है आर्टिकल 368 में। ओके और ये आर्टिकल 368 जो है ये हमने कहाँ से लिया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन करना है तो हम उसे किस आर्टिकल के बेसिस पे करेंगे, आर्टिकल 368 पे। ठीक है, और ये हमने कहाँ से लिया है, साउथ अफ्रीका से। कुछ और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, जैसे राज्यसभा के महासचिव कौन हैं, देश दीपक वर्मा जी। कौन है, देश दीपक वर्मा जी, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एनआरसी ये सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो ये असम राज्य में लागू किया गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए कि एनआरसी सबसे पहले किस राज्य में लागू किया गया था, तो असम राज्य में लागू किया गया था। ओके, और एक लास्ट चीज़ जो अभी सीए में विरोध हो रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। तो आपको आर्टिकल 14 के बारे में पता होना चाहिए कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है ये एक फंडामेंटल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें से राइट टू इक्वालिटी जो है उसके अंडर आर्टिकल 14 आता है और उसमें कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, विधि के समक्ष समानता का अधिकार। ठीक है, तो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो सीएए और एनआरसी के ऊपर। इसमें रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं मैंने उन सब के बारे में आपको बता दिया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।